जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को इस चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं, अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज की क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम का लेक्चर 3 देखने वाले हैं और लेक्चर 2 में हम लोग 50 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। कितना 50 तक ना? तो आज की क्लास में हम जैव प्रक्रम का लेक्चर 3 देखने वाले हैं और लेक्चर 2 में हम लोग 50 तक के क्वेश्चन को कर दिए थे, सॉल्व उसको करवा दिए थे। तो चलिए अब हम जैव प्रक्रम के तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गमाए हुए। तो आज की क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से हम शुरू करते हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप लोग सही उत्तर देंगे, एकदम बिजोड़ से आंसर देंगे, धारा प्रवाह आंसर देंगे और आंसर के अलावा कुछ नहीं देंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज न लिखेंगे। तो चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में लगता हो गया ना जी। तो आपको बताए थे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र माने समझ में आता है? पिछला क्लास में भी आपको समझाया है कि रंध्र का मतलब छेद, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, उसी को रंध्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और जब वही रंध्र से, उसी रंध्र के द्वारा जो है वह जल बाष्प के रूप में निकलता है तो उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वो जो छेद है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। उस रंध्र को हम अस्टोमाटा के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि इस पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता, अनुपस्थित माने वही ना जी, नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आम में तो होवे करता है, आम के पत्ती में छोटे छोटे देखबे किए होंगे। हाइड्रिला इसमें ना होता है, इस हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है। नागफली में भी होता है, डी ऑप्शन में है जी। कनेर, कनेर भी होता है, इसमें भी होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो है वह हाइड्रिला में, माने हाइड्रिला में रंध्र पाया नहीं जाता है। यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं होता है? याद रखिएगा हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाया जाता है। हो गया। चलिए अगला नंबर है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, लगता है कि फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन था। कौन सी था? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जो है वह रक्त का क्या होता है? वाहक होता है। याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन नंबर सी सही। और आप लोग इस लाइव क्लास को शेयर जरा कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और जरा लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाते हैं, लाइक दबा दीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। और अगर दूसरे जगह से हैं तो आप उस स्थान का नाम भी लिख दीजिएगा कि आप कहां से हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका कमेंट हम लोगों का हौसला बढ़ाता है, दुगना कर देता है। अगर हौसला बरकरार रहेगा तो हम साल भर टिकर रहेगा, इशू टिकेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर थोड़ा करिएगा तो थोड़ा हौसला और जरा बुलंद रहता है। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव पर। कहा कौची हो गया ना, हीमोग्लोबिन सी नंबर सही है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बउआ जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आया है जो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर धर्म वाला बात नहीं, वो तो बात सही है कि जो आया है वो जाएबे करेगा। का जी? एक दिन नदी के तीरे जाते रहली धीरे धीरे, हम आखी देखली सुंदरा शरीरिया अघिया में जरेला हो राम। मतलब अगला, चलिए ठीक लगा। तो अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अच्छा, जीवन भगवान के द्वारा दिया जाता है। जीवों में लगातार क्या होता रहता है? क्या? अणु की गति, की वृद्धि, की संग, की समन्वय।
तो जीवों का एक विशेषता है, जीवों का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जीवों में वृद्धि होता है। क्या होता है? अब कई लोगों को लगता है कि वृद्धि का मतलब खाली लंबाई बढ़ेगा सर, तब वृद्धि का मतलब बुटका, वृद्धि का मतलब सिर्फ लंबाई का वृद्धि करना नहीं होता है। वृद्धि का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि लंबा होना, खाली लंबा होना ये वृद्धि है, लेकिन खाली लंबा होना, कोई कहेगा लंबा होना ही वृद्धि खाली होता है, ये गलत है जी। वृद्धि का मतलब हो सकता है शरीर से कोई ऐंठ जाए, ये भी वृद्धि है कि ना, कोई लंबा हो ये भी वृद्धि है ना, बाहर एकदम पेट फेंक दे ये भी वृद्धि है, समझ में आ रहा है ना, दांत बाहर निकल जाए ये भी वृद्धि है ना, नाखून बढ़ जाना ये भी वृद्धि है, बाल बढ़ जाना, झोंटा ये भी बढ़ना ये भी वृद्धि है। तो जीवों का सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसमें वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 है। अगला है मानव गुर्दे का आकार होता है, बताए हैं कि मानव गुर्दे का आकार बताइए, गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि सेम के बीज के आकार का होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दा, मानव जो गुर्दा होता है वह मानव गुर्दा का जो है वह आकार किसके जैसा होता है? सीम के बीज के जैसा। कैसा होता है? सीम के बीज के जैसा। अगला है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो सब जानता है, आपको पढ़ाए भी है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन? 20 सही। ये सब तो ऐसी है जी। अगला कहता है लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टस जो है वो लैक्टस तो पीपल में भी होता है ना, लैक्टस पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है, बरगद में भी होता है, तो कहे का मतलब सभी में होता है। लैक्टस सभी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, नहीं है जी, डी। मानव हृदय में पाए जाते हैं कोष्ठ, कोष्ठ को ही हम बेस्म कहते हैं, तब मानव हृदय में कितना? 3, 4 की 5? 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 20 है। अगला कहा कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा, मतलब मनुष्य के मूत्र में यूरिया कितना % होता है? तो ई वाला बात आप लोग अपने से कमेंट कीजिए। कर दिए कितना? सबका आंसर कितना होगा? 60%। क्या %? 60%। मार दिए, मार दिए। आई जी, आप लोगों को कुछ बुझाता नहीं है कि मानव, हम कई बारी वाला बात बताए हैं कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा 2% होता है, तो 60 कैसे मार दो? कि अपने ना बतैली आपकी 2%, कितना? 2%। हम बता जो मार दो तू ना, अपना दिमाग लगा के भेजा बहू, दिमाग लगावा और अपना मन से आंसर दा का, ज्यादा ना बताओगे। अगला तो कितना हो गया? 2%। अगला क्वेश्चन कहा मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचना होता है, सूचना समझ में आता है, इंफॉर्मेशन, विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं को संचित, मस्तिष्क में विभिन्न सूचना एक चेतना के रूप में संचित होती है। देखिए कौन सा है? ए बी सी के डी, तो हो जाएगा हमारा आंसर ए। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो पूछेगा कमेंट में, फिर से हम बतावल जाएगा क्या दिक्कत है। कहे जी कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? कौन न जानता है? 1, 2 के लड़का जानता है। किसके कारण खून लाल दिखा है जी? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन आपको पता है कि रक्त का वास्तविक कलर पीला होता है। आपको बताया भी है कि वास्तव में खून हमारा कैसा होता है? पीला होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाए जाने के कारण उसका रंग लाल दिखने लगता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला कहा वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन, ये तो हम इस सब क्वेश्चन तो आपको पढ़ाया हुआ है जी, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन में नहीं। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन कहा, कने कहा जी 62 है, नीचे करो तो ठीक है, ठीक है ऊपर करो। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तब बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसा है? भौतिक प्रतिक्रिया। और जरा याद में रखिएगा, बाद में पूछा अगर नहीं बताया तो पकड़ के कूट देंगे हम। अच्छा, तो आज की क्लास का कोड जरा लिखिए। फर्स्ट कोड है 1897, 1897। आज के क्लास का पहला कोड है
8 9 7। चलिए लिख लिए, आगे बढ़िए। एक कितना लिखे, 1 8 9 7। अगला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तब पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण, जी हाँ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, मतलब कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एकदम ना, क्लोरोप्लास्ट, यस, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला परिशेषिका हिस्सा है, ये आपको कल के ही क्लास में बताएं कि परिशेषिका जो है वो आहार नाल का हिस्सा है। किसका है, आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कहा किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन किस में होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। किण्वन के बारे में आपको डीपली से हम पूरा एकदम बताए हैं, आपको पूरे से अब बताने की जरूरत नहीं है। किण्वन के बारे में आपको डीपली से हम चर्चा किए हैं, अपना कॉपी उलटिए और किण्वन का परिभाषा देख लीजिएगा। तो ईस्ट में क्या होता है, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। अगला है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तब भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण आपको बताया थे कि छोटी आंत में होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए है ऑप्शन, अमाशय, पकवाशय, बड़ी आंत है, ये नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं रे बकलोला, क्वेश्चन गलत नहीं है। छोटी आंत का आपको हम भाग बताए थे, जेजुनम, डेडुनम, इलियम, यानी छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत का एक भाग दिया हुआ इलियम, तो याद रखिएगा छोटी आंत नहीं देकर के इलियम दिया है ना, तो इलियम दिया है तो छोटी आंत के भाग है ना, तो याद यही रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन ना देगा। छोटी आंत के प्रकार का, 3 प्रकार का, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। तब बोलिए छोटी आंत का भाग है, तब भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ हो जाएगा, इलियम में। तो ऑप्शन नंबर डी सही। और अगर यहाँ इलियम ना देकर के छोटी आंत देखा तो छोटी आंत भी सही है। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन की बसा, कार्बोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही है। देखो अभी बच रहा है ना, थोड़ा सा बचेगा तो इतनी कौन बचेगा तो बोलना, ठीक है। कौन हो गया जी, बी हो गया ना। अगला है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो याद रखिए ट्रैकिया जो है वो किसका है, हाइड्रा का है कि स्टारफिश का है, कॉकरोच का है कि पहला का है। तो ट्रैकिया हो गया कॉकरोच का, किसका, कॉकरोच का, कॉकरोच, कॉकरोच समझ में आता है, कॉकरोच क्या जिसको कहते हैं जी, हाँ तेलचट्टा, यानी कॉकरोच समझ में आता है, तेलचट्टा, तेलचट्टा देखे है ना, हाँ, वही तेलचट्टा, उसी को कॉकरोच कहा जाता है। तो ट्रैकिया याद रखिए कॉकरोच का श्वसन अंग है। अगला कहा कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, हम कल ही क्लास में बताए कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी सही। अगला पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस, आप लोगों को लग रहा होगा कि पीत रस कहाँ से था, कि पिताश एकरा में है, ये नहीं। तब पीत रस आपको हम बताए हैं कि पीत रस का स्राव कहां से होता है, यकृत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर के सही हो गया, बी सही हो गया। कौन सही हो गया, बी, यानी यकृत से पीत रस का स्राव होता है। शांति से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और जरा नजर इधर उधर मत कीजिए, एकदम सामने देखते रहिए, मतलब कि सामने देखते रहिए और आंसर जरा दीजिए, आंसर फटाफट दीजिए। और आज का क्लास का दूसरा कोड है, आज के क्लास का दूसरा कोड है आपका टीचिंग। आज के क्लास का दूसरा कोड है टीचिंग, क्या है, टीचिंग। चलिए टीचिंग, आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं अब, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो आपको पता है कि गाढ़ कोशिका की भीतरी जो भीतरी भित्ति होती है, भीतरी जो गाढ़ कोशिका की भीतरी भित्ति जो होती है वो क्या होती है, वो मोटी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर आगे बढ़ते हैं हम। गाढ़ हो गया नहीं बोला जी, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशिथिलन का दाब होता है 120/80। कितना होता है, 120/80, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। बोले कोई दिक्कत, आपको बताए भी हम इसके बारे में है।
देखिए हर एक चीज ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव मन से पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा सब ऑब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं, आराम से बन जाता है। अगर आप शॉर्ट पढ़ते हैं या जो शॉर्ट पढ़ाता है उसके हिसाब से आप पढ़ते हैं तो आपसे कहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब आपको भारी लगेगा, बोझ लगने लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव बोझ नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव को आसान से पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव आपको आसान लगेगा। अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही खाली रट्टा मारते रहिए, वो करते रहिए, पास कर जाइएगा। आगे पास करना कौन बड़ा बात है, टॉप का सपना देखिए। आगे क्या कहा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति याद रखिएगा इंडोडर्म के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी सही। अगला कहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आई जी, ये वृक्क के बारे में हम पिछले ही क्लास में बताएं कि वृक्क जो है वह एक उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। कौन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का। बोलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, कि सोझत ना हो तो रहा, मतलब कि सी ना है जी। हाँ कर बुट का ऊपर। अगला क्वेश्चन कहा पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। मतलब पादप माने पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में जाइलम का काम, अब पेड़ पौधा में जाइलम का काम जल का परिवहन करना। कहाँ है जी, वहन करना, मतलब वही वहन का ही दूसरा नाम परिवहन है। वाहन, वहन नहीं, वाहन, वहन का मतलब परिवहन होता है। तो जल का वहन करना किसका काम है, जाइलम का। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी मैंने आपको पता है वैसा जीव जो भोजन की प्राप्ति के लिए भोजन की प्राप्ति स्वयं से करते हैं। इज्जत से बोलना परिभाषा चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, स्वपोषण क्या है, वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, पेड़ पौधा। आप सोच रहे होंगे मम्मी स्वयं मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी खाना बनाती नहीं, वो पकाती है ना। भोजन बनाने का काम पेड़ पौधा करता है। कौन करता है, तो सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी जीवों के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तब पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल ये भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश ये भी है, मतलब उपरोक्त सभी तीनों जरूरी है। आंसर नंबर डी। अगला पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तब माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही होगा। बच रहा भी ना है। चलिए आप करिए थोड़ा सा, धुंधला है, नीचे रखिए, नीचे करिए, नीचे करो। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं 77 तक ही, काहे कि आगे का पीडीएफ धुंधला आपका है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए एक बार फिर से बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, वंदे मातरम, बाय बाय।